हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिज्यूम क्लासेस। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम फरवरी में संभावित है। दोस्तों, आपको जो है पूरी तरीके से तैयार रहना होगा और ज़्यादातर क्वेश्चंस आप जो है प्रीवियस ईयर्स का रिवीजन करें तो आपका जो है स्कोर एग्जाम में बेहतर होगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दोस्तों, हम प्रत्येक दिन जो है रीजनिंग का प्रश्न लाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स का होता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आपको अगर पूरी वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, वहां से जाकर के एक एक वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों, जिस प्रकार से कहा कि ये दूसरा शब्द जो पारदर्शी है वो कांच से संबंधित है, उसी तरह यहाँ क्या होगा ब्लैंक स्पेस पर, जो कि लकड़ी से संबंधित होगा। ये तो स्पष्ट कर दिया क्वेश्चन ने। तो यहाँ से आप रिलेशन समझें फ्रेंड्स कि कांच जो है, कांच क्या होता है कि एक पारदर्शी माध्यम है, इसके आर पार देखा जा सकता है। ये तो आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार दोस्तों लकड़ी जो है, लकड़ी से संबंधित यहाँ से आप जब देखेंगे तो अपारदर्शी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लकड़ी से फर्नीचर, तो दोस्तों यहाँ जिस प्रकार पारदर्शी कहा गया है उसी प्रकार इसका आंसर अपारदर्शी होगा, क्योंकि लकड़ी में आर पार देखा नहीं जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, निम्न आकृति में कितने आयत हैं। दोस्तों, एक आकृति दी गई है और इसमें पूछ लिया गया आपसे कि कितने आयत हैं। ऑप्शन की बात करें आप देख सकते हैं कि जो है 21, 22, फिर 20 दिया और फिर 24 दिया है। दोस्तों, इसमें कैसे पता करेंगे कि आखिर कितने आयत हैं। इस तरह के प्रश्न थोड़े से जो है एग्जाम में छात्र को कंफ्यूज जरूर करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको एक एक करके गिनना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि बड़ी आयत को आप गिन सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ देखेंगे 1, 2 और ये कि ये बड़ी जो आकृति दिख रही है दोस्तों, यहाँ से आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये बड़ी आकृति आप देख सकते हैं। ये बड़ी जो पूरी आकृति आप देख रहे हैं, इस तरह करके आप जब देखेंगे दोस्तों तो इसमें जो है कुल मिला के 3 आयत मिलेंगे आपको। उसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ से आप देखेंगे, एक ये जो बीच में आप देख रहे हैं, एक यहाँ से हो गया 4। उसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ से आप देखें कि ये आकृति, ये और फिर ये यहाँ से भी एक बन रहे हैं। इस तरह करके दोस्तों आपको एक एक करके जो है इसमें काउंट करने पड़ेंगे। फिर यहाँ से दोस्तों हम आपको बता दें कि ये एक इस तरह करके आप यहाँ देखेंगे, इस तरह करके ये लाइन और ये लाइन मिला करके जब लगेंगे तो इस तरह करके दोस्तों में 3 आयत मिलेगा। ये एक छोटा सा है, ये छोटा सा और ये एक पूरा बड़ा सा। इस तरह करके फिर जो आपको 3 आयत मिलेंगे। उसी प्रकार दोस्तों फिर इधर आप जब जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, नीचे भी जाएंगे तो यहाँ से भी आपको इस आकृति से जो है फिर 3 आयत मिलेंगे। यानी इस तरह करके दोस्तों आपको जो है गिनने पड़ेंगे और गिन करके जो है प्रत्येक फिगर में आपको निकालना होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें टोटल आयत की अगर बात करें, टोटल रेक्टेंगल की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है कुल आपको 24 मिलेंगे, कुल 24। एक एक चीज करके आपको गिनना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा इसमें जो है कंफ्यूजन जैसा आपको लगेगा जरूर, पर आप जो है इसको बारीकी से गिनने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा दोस्तों, लेकिन आप इसे आसानी से गिन पाएंगे। और हम आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, इस तरह की आकृति में जो है ज्यादा जो ऑप्शन में जो सबसे अधिक देखने को मिलेगा वही उसका करेक्ट आंसर ज्यादातर क्वेश्चन में देखा गया है। जैसे इसमें 24 देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन है 21, 22 और 20 और 24, तो सबसे जो ज्यादा ऑप्शन है वही सही हो जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन में ये देखा गया, लेकिन दोस्तों आप इसे 100% सही नहीं मान सकते हैं इस नियम को। तो आप इसे बारीकी से गिनेंगे तो 24 आपको इसमें मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो है कथन और अवधारणाएं से है। तो कथन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। कथन के बाद 2 अवधारणाएं 1 और 2 दी गई है। दिए गए कथनों और अवधारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। यहाँ से देखो आप देखेंगे दोस्तों कि कथन जो दिया गया है
संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों, उदाहरण जैसे दिया दोस्तों, जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो कथन है दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि संवहनीयता को अगर आप प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं, इस मतलब वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप जो है जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब किए बिना भी जो है आप ऐसा जरूरत पूरा कर सकते हैं, ऐसा कथन में स्पष्ट किया। अब अवधारणा देखेंगे दोस्तों, हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है, जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है। दोस्तों पहला जो अवधारणाएं है ये सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार से कथन में स्पष्ट किया है कि जो है आप सामान्यता को जो है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना जो है आप अपने वर्तमान पीढ़ी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो है अवधारणाएं स्पष्ट है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए। दोस्तों देखिए, ब्याज, आय, पूंजी, ऐसा आप देखेंगे कि जो है कथन में कहीं भी कोई चीज जिक्र नहीं किया गया है। तो जैसे ही दोस्तों आप 2 नंबर देखेंगे ये जो है कट जाएगा, ये बिल्कुल जो है मतलब इसका लागू नहीं होता है, तो इसमें जो है केवल एक अंतर निहित होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतियों का संयोजन किया गया है। मतलब दोस्तों इसमें ये कहा जा रहा है ये चीज़ें को आप बनाने के लिए जो है यहाँ 4 चीज़ें दी गई है, इसमें किस किस चीज़ का आप प्रयोग करके ये चीज़ें आप निर्माण कर पाएंगे, यही इसमें ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर की अगर बात करें, इसमें जो है इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए, इस फिगर को बनाने के लिए आपको जो है क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले एक यहाँ वृत्त देख रहे हैं, तो ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और उसके बीच में आप देखेंगे कि जो है थोड़ा सा पंचभुज नहीं है, चतुर्भुज ही है दोस्तों, ये चतुर्भुज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये भी इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ से घन जो है, घन आप कह सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये ट्रायंगल जो त्रिभुज है कहीं भी इसमें जो है जिक्र नहीं है। तो दोस्तों कौन कौन ऑप्शन का आपने देखा कि जो है ए, सी और ये डी, ये तीनों के सम्मिश्रण से इसे आप बना सकते हैं। ऑप्शन दिया दोस्तों किस में देख सकते हैं कि जो है यहाँ दिया ऑप्शन बी नंबर, सी, डी और ए, सी, डी और ए, ये 3 चीज़ों को मिलाकर उसे आप बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि 23, 25 मतलब नंबर है दोस्तों कि विषम का पता करें। यहाँ 4 दे दी गई है क्वेश्चन से, इसमें एक जो है डिफरेंट है, विषम है। तो क्या होगा दोस्तों इसमें डिफरेंट आप कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जो है 2 मतलब रेखाएं दोस्तों आपस में क्या हो रहा है कि कट रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि इस ऑप्शन में ऐसा हुआ कि यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई, मतलब यही एक तरफ से आप देखेंगे कि डिफरेंट हो रहा है। तो इसका आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो है कौन सी आंसर इसका सही होगा, तो ये जो है ये मतलब विषम है, तो ये जो है डी नंबर ऑप्शन में दोस्तों, तो यहाँ से आंसर सही इस प्रकार होगा, यानी बी में जो है ऑप्शन डी दिया हुआ, तो यही जो इसमें एक विषम है। यहाँ 2 लाइनें जो है एक दूसरे के समांतर हो गई, जबकि कटना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि यदि प्लस का अर्थ भागा हो और गुना का अर्थ प्लस हो जाता है, तो ये जो समीकरण दिया गया है इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना कि प्लस का अर्थ भागा है। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है 36 यहाँ से है, तो प्लस के जगह पर आप भाग का चिन्ह छोटा सा लिख सकते हैं, और कह रहा है कि गुना का अर्थ प्लस हो जाता है, जहाँ भी गुना है वहाँ प्लस हो जाता है। तो दोस्तों इसी को जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि जो है इसमें और किसी चीज़ को जो है चेंज करने नहीं कहा है। दोस्तों ये 36 है और यहाँ प्लस 6 है, तो 36 और प्लस हो जाए पर अब भाग की क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसको लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे कि जो है प्लस फिर जो है 6 है, और उसके बाद जो है फिर एक इस तरह करके ब्रैकेट है दोस्तों, आप यहाँ समझ सकते हैं, और यहाँ फिर प्लस जो है 12 है,
इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ से जब देखेंगे दोस्तों 6 से 6 में जब 36 में भाग देंगे तो 6 आएगा निकल कर, फिर प्लस यहाँ 6 और फिर जो है प्लस यहाँ 12 है। सॉरी दोस्तों, इस जगह भी जो है यहाँ भाग के ही चिन्ह होंगे, यानी भाग का ही चिन्ह होगा, मतलब इस जगह जो है भाग के चिन्ह होंगे। फिर 6 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा और प्लस यहाँ 12 है, जोड़ करके दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ जो है 13 आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस जगह क्या हुआ मिस्टेक, जहाँ जहाँ प्लस करा दोस्तों वहाँ भाग के चिन्ह होंगे, यहाँ प्लस मैंने दे दिया। तो आप समझ गए कि इसको किस प्रकार से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आप रिवीजन करें, ज़्यादा रिवीजन जितना करेंगे दोस्तों उतना आपका बेहतर होगा। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं और क्या है। यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है, थ्रेड लिखा हुआ को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ें की गई जो कि ये लिखा गया, उसी प्रकार से आपको ये चीज़ें का कुछ करके जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। दोस्तों आपको अपोजिट लेटर पता होगा, जैसे एक अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो Z होता है। उसी तरह से आपको जो है B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। C का क्या होता है, तो यहाँ से दोस्तों हम आपको बता दें कि इस प्रकार से आपको सबसे पहले याद होने चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ जो हो रहा है दोस्तों आपको बता दें कि K का जो अपोजिट होता है वो P होता है, यानी विपरीत उल्टा। I का दोस्तों आपको पता है कि R होता है, N का होता है M। इसी प्रकार यहाँ लिखा गया। तो T का जो अगर आप देखेंगे दोस्तों कि उल्टा क्या होता है, विपरीत लेटर क्या होता है, तो G होता है, ये तो पता चल गया। H का होता है दोस्तों S। उसके बाद हम R की बात करें तो I होता है। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं E की बात करें तो इसका V होता है। A का बात करें तो Z होता है और W का दोस्तों D का होता है W। अब ये ऑप्शन में कहाँ है, GSIV ऑप्शन बी में आप देखेंगे दोस्तों कि सही हो रहा है। बाकी अब ऑप्शन जब देखेंगे तो ये सब मैच बिल्कुल नहीं हो रहा, ये कट जाएंगे। तो यही ऑप्शन बी सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन से कौन सी अवधारणा प्राप्त होती है। और यहाँ से जो है कथन दिया गया। कथन क्या है, एक वैज्ञानिक कहते हैं, एक वैज्ञानिक कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो भी कथन कही जाती है वो स्पष्ट रूप से आपको सही मानना होता है, चाहे वो नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपको सत्य मानना होगा जब कथन में दे दिया। अब आप धारणाएं देखिए दोस्तों क्या करा, पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो है पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं, ऐसा कथन में कहा गया। तो अवधारणाएं एक जो है सही होंगे। उसी प्रकार देखिए नीचे क्या लिखा दोस्तों, जो दूसरी अवधारणा है, पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा वैज्ञानिक तो बोल ही नहीं रहे कि पृथ्वी के नीचे सब कुछ, पृथ्वी के नीचे की बात तो कही ही नहीं गई कहीं कथन में। तो दोस्तों ये जो है अवधारणा बिल्कुल कटेंगे। हम आपको बताते हैं कि केवल एक अवधारणा जो है अंतर्निहित होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, बी ए के पश्चिम में है, 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। फिर कह रहा है ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको जो है डायरेक्शन से सॉल्व करने होते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, इतना दोस्तों आपको ये डायरेक्शन हम आपको बता दें। दोस्तों ए कह रहा है कि जो है पूर्व की तरफ खड़ा है, मतलब ए यहाँ खड़ा होंगे और इसके जो है पूर्व की तरफ इस तरह करके खड़ा होंगे। यहाँ तो इतना क्लियर है दोस्तों, पूर्व की तरफ वो खड़े हैं। कह रहा है कि बी ए के पश्चिम में है, बी जो है दोस्तों ए के पश्चिम में है, मतलब यहाँ से आपको समझना दोस्तों कि ए जो है इस पॉइंट पर खड़े हैं, लेकिन उसका मुख जो है वो पूरब की ओर है। अब यहाँ से खड़े हैं दोस्तों, आपको ये पॉइंट समझना कि इसी जगह वो खड़े हैं। अब यहाँ से कह रहा है दोस्तों कि बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से आपको देखना दोस्तों कि बी जो है वो कहीं इधर है, यानी इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर होंगे। और जो है ये पूरब की ओर है, इधर पूर्व होता है दोस्तों, आपको पता है, इधर है पश्चिम दिशा।
और पश्चिम दिशा में जो है 750 मीटर की दूरी पर है बी। इतना स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है जहां ए खड़े हैं। हमने बताया दोस्तों कि यहाँ ए है और इसके कह रहा है कि बाईं ओर देख सकते हैं यहाँ जो है ए के दाईं ओर 500 मीटर, दाईं ओर इधर होगा दोस्तों जो कि 500 मीटर की दूरी पर कौन खड़े हैं, एक खंभा है, यहाँ खंभा है। स्पष्ट रूप से दोस्तों ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। इसका हम जो है थोड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ जो है फिगर इसका ड्रॉ कर दिया दोस्तों कि यहाँ से जो है ए जो है पूर्व की ओर खड़े हैं, पूर्व की ओर मुंह किए हुए, 20 के 750 मीटर की दूरी पर है और नीचे दोस्तों इसके दाईं ओर नीचे होगा जो कि खंभा है 500 मीटर की दूरी पर। अब कहा दोस्तों कि जहाँ बी है इस चीज़ को समझना, बी से जो है ये खंभा किस डायरेक्शन में है दोस्तों। यहाँ से जब आप डायरेक्शन का निर्माण करेंगे तो यहाँ से देखें कि ये पूर्व होता है और नीचे दक्षिण होता है, ये जो डायरेक्शन होगा दोस्तों ये दक्षिण पूर्व होगा। तो ऑप्शन हम बी की बात करें तो ये सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रोक कर देखिए दोस्तों, वीडियो को आप रोक करके इस तरह के समझ सकते हैं। खुद से आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं, देख सकते हैं कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आपको जो है वेन डायग्राम से सॉल्व करने होंगे। आप कथन देख सकते हैं सभी गीली मिट्टी बर्तन है। दोस्तों जितने भी गीली मिट्टी है, हम इसको जी से निरूपित करते हैं, ये जितनी भी गीली मिट्टी है कारण दोस्तों कि सभी जो है बर्तन हैं, मतलब ये गीली मिट्टी जितने भी हैं सब बर्तन के अंतर्गत आ रहा है। इसको हम बी से दर्शा देते हैं। पहला तो कथन स्पष्ट है। अब दूसरा कह रहा है सभी बर्तन कंटेनर है। जितने भी बर्तन है दोस्तों ये सभी कंटेनर के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आपको समझना है, इसको सी से हम दर्शा देते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, ये जो है कथन के हिसाब से ये वेन डायग्राम बन चुका है। अब निष्कर्ष देख सकते हैं, कह रहा है कि सभी कंटेनर गीली मिट्टी है। जितने भी कंटेनर है दोस्तों वो सभी गीली मिट्टी है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ सभी जब भी बात करें दोस्तों तो कभी भी जो है वो सही नहीं होते हैं। यहाँ कह रहा दोस्तों कि जितने भी ये कंटेनर देख रहे हैं सभी गीली मिट्टी है, मतलब अंदर से ऊपर से जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो पहला ये निष्कर्ष जो है कट जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ बर्तन गीली मिट्टी है। कुछ जो बर्तन है दोस्तों उसका गीली मिट्टी, तो हमने आपको बताया दोस्तों पहली वीडियो में कि जब भी ऊपर से नीचे की तरफ कुछ की बात करें तो वो सही होते हैं, मतलब निष्कर्ष 2 जो है वो सही होगा। केवल जो है निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। दोस्तों ये मैथ के प्रश्न है लेकिन फिर भी आपको थोड़े से इसमें दिमाग लगाने होते हैं। देखिए दोस्तों टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हुई लेकिन सुधा जो है केवल 15% अधिक देना चाहती है, मतलब टमाटर क्या करेगी कि कम खरीदेगी। तो कितना कम खरीदेगी दोस्तों यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया प्रतिशत में। तो आपको यहाँ से एक छोटा सा जो है इसे समझने के लिए दोस्तों 125% मतलब 25% की वृद्धि की गई, मतलब 125%। और इसमें जो है सुधा कितना खर्चा करना चाहती है तो मात्र 15%, 115 आपको लिखना है। नीचे दोस्तों ये इस चीज़ को लिखना है कि वो खर्च जो है कमी जो करना अधिक खर्च करना चाहती है, मतलब सिर्फ 15%। तो कितने पर वो अधिक खर्चा करना चाहती है दोस्तों, तो 125 पर जो है 115 है तो 125 को आपको नीचे लिखना है और गुना 100 करना है। मतलब वो 125 तो नहीं खर्चा करना चाह रही, वो सिर्फ 115 खर्च करना चाह रही, तो कितना कम खर्चा करना चाह रही है। तो इस हिसाब से दोस्तों अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको बता दें कि जो है ऊपर में 10 बचेंगे और नीचे 125 होगा और फिर यहाँ 100। इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हम आपको बता दें कि निकल करके जो है केवल मतलब 8% निकल के आएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इस आपको यही समझना है कि जो है 125% में जो है सुधा सिर्फ 115% खर्च करना चाहती है। वो 125 से 115 जो है कम हुआ, तो कितने पर कम कर रहा है तो 125 पर, उसको नीचे लिखना। सॉल्व करेंगे तो 8% निकल करके आ जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करें, दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक भिन्न जो है 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान कितना होगा। दोस्तों डायरेक्ट हिसाब क्या करेंगे, जो है दो भिन्नों का योग जो है योगफल में जो 7/4 योग है, इस पहला भिन्न को हम माइनस कर देंगे। ये उनमें से एक भिन्न 5/3 है, इसे जब माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ से सॉल्व करने पर ये 1/12 निकल कर आएगा और यही इसका ऑप्शन सी हो जाता है सही। दोस्तों ये वीडियो आपको किस तरह लगा, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों किस प्रकार से जो है आप समझना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।